तो इस सेशन में केमिस्ट्री अपना स्टार्ट हो रखा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टॉपिक्स की अपन बात कर रहे हैं। जैसे इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनमें हमने कंप्लीट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कितने तरह के कंपाउंड्स एग्जिस्ट होते हैं, उनका शेप क्या है, मॉलिक्यूल में केमिकल बिहेवियर, होमोलोगस सीरीज, इन सब की हमने बात किया। और इसी सीरीज में आगे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट, जैसा कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें पढ़ना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बिल्डिंग पे बेस्ड एक पार्ट होता है केमिस्ट्री का, तो ये छोटे छोटे लॉजिक्स को अगर हम समझें तो जो आगे का अपना जीओसी वाला पार्ट है या उससे आगे जो चैप्टर स्टडी होता है ये अपने लिए इजी रहेगा। और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इन्हीं लॉजिकल अप्रोच से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो इस सेशन में हम आइसोमेरिज्म के जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, कितने तरह का आइसोमेरिज्म है, आइसोमर को डिफाइन कैसे किया जाता है, स्ट्रक्चरल क्या है, स्टीरियो क्या है, इन सब को समझेंगे और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सीधे आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक रहेगा अपना आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को अगर एक हिंदी में नाम दिया जाए तो इसको बोला जाता है समावयवता। अब देखो कि समावयवता या आइसोमेरिज्म को सबसे पहले अगर मुझे डिफाइन करना हो तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि जो टॉपिक अपना चल रहा है इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो अगर इस वर्ड को मुझे डिफाइन करना हो तो सिंपल हमने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया जिसमें दो तो कार्बन है, 6 हमने ले लिया हाइड्रोजन एटम और एक साथ में फंक्शनल ग्रुप में ऐड कर दिया ऑक्सीजन। तो एक मॉलिक्यूलर कंपोजिशन अपने सामने है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपने सामने है। अब देखो कि अगर इसको अपन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करें, दैट मीन्स कि इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को एक पॉसिबल स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस तरीके का बनाया जिसमें दो मिथाइल एक ऑक्सीजन से बाईवेलेंटली फॉर्म में कनेक्टेड है। एक पॉसिबल स्ट्रक्चर अगर यहां पे हम आगे करते हैं तो CH3CH2 और एक फंक्शनल ग्रुप यहां पे अगर ऐड कर दिया OH, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम, तो कहीं ना कहीं इसका मोलर मास भी सेम ही रहेगा। तो इन दोनों कंपाउंड में जो सिमिलर फैक्टर्स हैं या जो डिफरेंस अपने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं वही एक आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन है। तो पहले देखते हैं कि दोनों में क्या क्या पार्ट एक दूसरे से सेम है और क्या क्या पार्ट ऐसे हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि इन दोनों कंपाउंड जो अपने सामने बने हैं इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये कहीं ना कहीं सेम आ रहा है। और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है तो इसका जो मोलर मास अपन कैलकुलेट करेंगे वो भी क्या निकल के आएगा, सेम। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मोलर मास सेम है। अब अगर एक डिफरेंस की मैं बात करूं तो इस पॉसिबल स्ट्रक्चर को एक फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पे अगर मुझे इसका नेमिंग देना हो तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ईथर है। और सेकेंड पॉसिबल स्ट्रक्चर के अगर नेम की मैं बात करूं तो ईथर की जगह अब ये जो कंपाउंड है वो क्या है, ये अल्कोहल है। तो एक ईथर है और दूसरा अल्कोहल है। तो पहला डिफरेंस अपने को देखने को मिला कि कहीं ना कहीं दोनों कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से अलग है। अब देखो कि अगर इसी में बाकी डिफरेंसेस की मैं बात करूं तो एक हमने लिया हुआ है ईथर और एक साथ में जो दूसरा ग्रुप आप लेके चल रहे हो दैट विल बी अल्कोहल। ईथर में अभी जो एग्जांपल अपन लेके चल रहे हैं वो है डाइमिथाइल ईथर का, और अल्कोहल में जो एग्जांपल लेके चला जा रहा है वो बेसिकली है इथाइल अल्कोहल या इसको अपन कह सकते हैं एथेनॉल। अब देखो कि सबसे पहला डिफरेंस तो ये मिला कि इनके कहीं ना कहीं जो फंक्शनल ग्रुप के टाइटल हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट आ रहे हैं। अब यहां पे अगर मैं और डिफरेंसेस की बात करूं तो एक बॉन्डिंग होता है इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो एसिडिक हाइड्रोजन या प्रोटॉन कैरी करता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एसिडिक हाइड्रोजन ये जरूरी होता है। तो डायरेक्टली हमें कह सकते हैं कि ईथर में अगर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ईथर में किसी तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। बट अगर मैं अल्कोहल की बात करूंगा तो यहां पे एक एसिडिक हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब ये बेसिक मीडियम में जाके ये H+ को या प्रोटॉन को रिलीज करेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन है तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड एज इट इज पॉसिबल हो सकता है इन केस ऑफ अल्कोहल। तो एक में बॉन्ड नहीं है और दूसरे में है। जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं तो वाटर में जाने के बाद अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता तो कहीं ना कहीं ये सॉल्यूबल होता, लेकिन बॉन्ड नहीं बना पा रहा है तो ये सॉल्यूबल नहीं होगा।
लेकिन अगर अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट हो पा रहा है तो ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं उनमें नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि उनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं, उनके बॉइलिंग टेम्परेचर्स हैं, ये कहीं ना कहीं हाई होते हैं। तो ईथर अगर ये बॉन्ड नहीं बना पा रहा है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा ये क्या हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। और रिलेटिवली अगर मैं कंपेयर करूं तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से इसलिए ज्यादा होता है, हायर साइड पे होता है, क्योंकि ये एक बॉन्डिंग से एसोसिएट हो जाएगा सॉल्यूशन में जाके। तो ये डिफरेंसेस अपने को मिले। अब देखो कि अगर मैं एज इट इज डाइमिथाइल ईथर की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर के आसपास ही एवेपोरेट हो जाएगा। अप्रोक्स में लिखा रहा है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 30s में। लेकिन अगर मैं एल्कोहल में एथेनॉल की बात करूं तो ये 80 के नियर बाय होता है। अगर एग्जैक्ट लिखा रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अपन कितना लिखेंगे, 78। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर मुझे को रिलेशन बताना है या दोनों में क्या रिलेशन है उसको एक्सप्रेस करना है, तो अब मैं कह सकता हूं कि इन दोनों कंपाउंड में सेम क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, इनका मोलर मास सेम था। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इनकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिल्कुल डिफर साइड पे जा रहा है। तो इन दोनों को अगर मुझे एक रिलेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन करना हो तो ये बेसिकली दोनों किस नेम से डिफाइन होंगे, दे आर आइसोमर। और इसी रिलेशन को अपन इस टॉपिक में किस नेम से पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म। तो पूरा डेफिनेशन में एक बार रिकॉल करा देता हूं जो बुक्स में अपने लिखा होता है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। अब देखो कि आइसोमर्स क्या है, इसकी डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि क्या ये आइसोमेरिज्म सभी तरह के कंपाउंड में एप्लीकेबल होता है या कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो आइसोमेरिक रिलेशन शो करते हैं। सब तरीके से मेरा मतलब है, जैसे हमने बॉन्डिंग के नेचर को अगर हम देखें तो एक आयोनिक बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड हो गया, वीकर में हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवाल अट्रैक्शन। तो अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को लेके अब देखूं कि एक अगर मैंने आयोनिक कंपाउंड लिया तो जैसा कि अपने को मालूम है आयोनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है। सिंपल एक एग्जांपल इसका मैंने ले लिया NaCl। यहां पे मेटेलिक जो पार्ट है ये पॉजिटिव हो गया और Cl पे किस तरह का चार्ज आएगा, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। और इसी प्लस और माइनस चार्ज के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स को ही बेसिकली मैं कौन सा बॉन्ड बोलता हूं, आयोनिक बॉन्ड। दैट मीन्स कि आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल गेन करेगा, और इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच का जो एक अट्रैक्शन फोर्स है इसी को हम कहीं ना कहीं एक बॉन्ड की फॉर्म में नेम देते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब देखो कि आयोनिक बॉन्ड के नेचर को अगर अपन सिंपली एक्सप्रेस करें तो देखते हैं कि इसकी कोई डायरेक्शन भी पॉसिबल है या नहीं है। तो मैंने Na+ एक पॉजिटिव चार्ज लिया और इसकी पेरिफेरी में 4 डिफरेंट पोजीशन पे किसको लोकेट कर दिया, Cl नेगेटिव को। तो Cl नेगेटिव को मैंने 4 डिफरेंट जगह इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब देखो कि अगर मैं सिंपल पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये बात हम सबको पता है। लेकिन अगर मैं चारों पोजीशन पे देखूं तो अगर ये चारों Cl की डिस्टेंस सेम है तो कहीं ना कहीं जो एक अट्रैक्शन रहेगा वो चारों तरफ से क्या इक्वल होगा। तो पॉजिटिव चार्ज हर डायरेक्शन में नेगेटिव को इक्वली अट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स कि अट्रैक्शन की अपने आप में कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो आयोनिक बॉन्ड की भी डायरेक्शन नहीं होगी। इसके साथ में जो वर्ड ऐड किया जा सकता है दैट विल बी नॉन डायरेक्शनल। तो आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल हो गया, और अगर ये नॉन डायरेक्शनल है तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ही नहीं है, तो डायरेक्शन चेंज करना भी पॉसिबल नहीं होगा। और अगर डायरेक्शन बॉन्ड की नहीं बदल पा रही है तो यहां पे अगर मैं आइसोमेरिज्म की बात करूं तो ऐसे मॉलिक्यूल में आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता जिनकी डायरेक्शन ना हो। दैट मींस कि आयोनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म जैसा कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो किन कंपाउंड में नहीं मिलेगा, अगर मेरे से बोला जाए तो मैं बोलूंगा कि आयोनिक में नहीं मिलेगा। अब देखो कि मैं वापस से एक बार प्रीवियस पेज पे आता हूं। ये जो एग्जांपल हमने आइसोमेरिज्म डिफाइन करने के लिए लिखे थे, डाइमिथाइल ईथर हो या अल्कोहल हो, ये बॉन्ड जो यहां पे बना हुआ है ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो सिग्मा बॉन्ड की बात करी, पाई बॉन्ड की बात करी, ये ओवरलैपिंग से क्रिएट होगा। यहां पे बॉन्ड एंगल है, यहां पे हाइब्रिड स्टेट है। दैट मींस कि प्रॉपरली हम आयोनिक बॉन्ड की जगह
अगर मैं कोवलेंट की बात करूं तो एक डायरेक्शनल नेचर मिलेगा, और इसी डायरेक्शनल नेचर की वजह से ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, आइसोमेरिज्म। तो अब देखो कि अगर मैं प्रॉपरली मुझे आइसोमेरिज्म को डिफाइन करना हो तो मैं बोलूंगा कि आइसोमेरिज्म करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कोवलेंट कंपाउंड्स का, क्योंकि वो बॉन्ड रिजिड भी है और साथ में डायरेक्शनल भी है। आयोनिक बॉन्ड आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो आयोनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती और इस वजह से डायरेक्शन चेंज करना भी पॉसिबल नहीं होता। तो ये सारी बात मिला के हो गई कि आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है। तो आइसोमर क्या है, आई होप ये क्लियर है हम सबको। अब देखो कि अगर आइसोमेरिज्म्स में डेफिनेशन के बाद अगला अपने पास एस्पेक्ट आता है कि मैं बात अगर करूं कि कितने तरह का ये आइसोमेरिज्म होता है, दैट मीन्स कि अब हम बात करेंगे टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, दैट मीन्स कि मॉलिक्यूल में जो मैं चेंज करने जा रहा हूं, वो जो चेंज जिस तरीके का है उस तरह का एक नया नाम निकल के आएगा। तो अगर मैं बेसिकली डिवाइड करूं तो आइसोमेरिज्म को कितने पार्ट में सब डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। दैट मीन्स कि एक पॉसिबल पार्ट हो जाएगा इसका स्ट्रक्चरल, और सेकंड जो पार्ट यहां पे निकल के आएगा इट विल बी स्टीरियो। तो एक नेम हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक नेम कहीं ना कहीं हो गया स्टीरियो। तो इन दोनों में भी इनके नाम के अकॉर्डिंग काफी बड़े डिफरेंस मिलते हैं। तो अगर किसी भी कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखते हुए मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को वेरी करूं, दैट मीन्स कि अगर मैं कंपाउंड की स्ट्रक्चर बदलना स्टार्ट कर दूं तो बेसिकली उस चेंज को हम किस में कंसीडर करेंगे, स्ट्रक्चरल में। और किसी भी कंपाउंड में 3 डायमेंशनल चेंज करेंगे, उसको स्पेस में उसका ओरिएंटेशन बदलेंगे, तो बेसिकली वो सारा आइसोमेरिक रिलेशन कहां कंसीडर होगा, स्टीरियो में। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर की। तो इसी नाम को ही अगर मुझे डिफाइन करना हो तो बाय सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मोलर मास, if compounds having different structural formula are named as structural isomer। तो जब जब हमने स्ट्रक्चर बदली तो स्ट्रक्चरल आइसोमर मिला। तो अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर बदलने के कितने तरीके हो सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ही कुछ पार्ट्स बाइफरगेट करूं तो क्या क्या स्ट्रक्चर बदलने के तरीके हो सकते हैं। तो अपना एस्पेक्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इसके सब पार्ट में अगर कुछ नेम लिखे जाएं तो पहला पॉसिबल नेम होता है चेन आइसोमर। दैट मीन्स कि मैं कहीं ना कहीं कार्बन चेन में अगर वेरिएशन करूं तो स्ट्रक्चरल का चेन आइसोमर बनेगा। सेकंड पार्ट हो जाता है पोजिशनल आइसोमर। तीसरा पार्ट इसका हो जाता है रिंग चेन आइसोमर। और रिंग चेन आइसोमेरिज्म में जो एक प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ा था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये अपने प्रॉपरली काम आएगा। चौथे पॉसिबल पार्ट हो जाता है इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फिफ्थ पॉसिबल पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पॉलीवेलेंट कंपाउंड्स का, मेटामेरिज्म। और अगर मैं सबसे ज्यादा लॉजिकल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करूं, जो स्पेशली नीट वाले स्टूडेंट के लिए तो वैल्यूबल पार्ट है क्योंकि रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, ये होता है टोटोमेरिज्म। तो 1 से लेके ये जो 6 पार्ट हैं ये कहीं ना कहीं किसके पार्ट हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दैट मीन्स कि अगर मैं कोवलेंट कंपाउंड की स्ट्रक्चर में वेरिएशन करूंगा तो ये काम मैं कितने तरीके से करने में कैपेबल हूं। चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, रिंग चेन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटा, एंड लास्टली टोटोमेरिज्म। अब देखो कि अगर बात स्टीरियो की आ जाए तो स्टीरियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा लॉजिकल होता है, और इसकी तो कंप्लीट जो वर्ड है ये अपने आगे केमिकल रिएक्शन में भी काम आएगा। स्टीरियो केमिकल रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव, कई सारे पार्ट हम पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा यूटिलिटी में आएगा। अभी सिंपली अगर हम देखें तो स्टीरियो को कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है, तो स्टीरियो का एक पॉसिबल पार्ट हो जाता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। और इसी के दूसरे पॉसिबल सब पार्ट को अगर अलग से नेम दिया जाए तो दैट विल बी कन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर वापस से 2 सेगमेंट में डिवाइड करके इसको हम पढ़ेंगे।
जिसमें से पहला पॉसिबल नेम हो जाता है ज्योमेट्रिकल। इसमें दो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाएगा, सिस्टांस या कुछ और पैटर्न होते हैं जैसे इजेड। दूसरा इसका जो पॉसिबल पार्ट होता है ये लाइट के रोटेशन से रिलेट होता है और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल। और ऑप्टिकल में लाइट के रोटेशन के बिहाफ पे दो तरह के आइसोमर पढ़ा जाएगा आगे, डी और एल फॉर्म। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं जैसे कायरल कार्बन, कायरल कंपाउंड, स्टीरियो सेंटर्स, वो सारे कंसेप्ट अपने को इसमें मिलेंगे। अब देखो कि अगर मैं कन्फॉर्मेशन को भी आगे बाइफरगेट करूं तो नॉर्मली अपने नीट और आईटी के सिलेबस में तो इतने आगे जाने की जरूरत नहीं होता, लेकिन अगर डिवाइड किया जाए तो कन्फॉर्मर में एक जो पॉसिबल पार्ट है वो है रोटेशनल और सेकंड पॉसिबल सेगमेंट को लिखा जाता है नॉन रोटेशनल। तो रोटेशनल हो या नॉन रोटेशनल हो, ये दोनों पार्ट बेसिकली यहां पे किसको डिफाइन करने में काम आते हैं, कन्फॉर्मेशनल। तो स्ट्रक्चरल के ओवरऑल पार्ट हो गए 6 और स्टीरियो के पार्ट भी देखा जाए तो कॉन्फ़िगरेशन, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कन्फॉर्मर को भी रोटेशन नॉन रोटेशन के बिहाफ पे में डिवाइड करके पढ़ना होता है। तो मैं अगेन रिपीट करता हूं कि चैप्टर बहुत ज्यादा लॉजिकल है और जो लॉजिकल चैप्टर्स होते हैं वो अपने आप में कई सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट भी लिए होते हैं, ये काम भी आते हैं अपने। अगर हम क्वेश्चंस फॉर्मेशन की बात करें तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और इन चीज को अगर हम समझेंगे तो अपने आगे का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रास्ता है ये अपने लिए बहुत आसान होने वाला है। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं जो 12th में स्पेशली हैं वो हाईलाइट से स्टार्ट करके केमिकल रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म को कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हम याद कर लें। तो याद अगर हम कर लेंगे तो 12th बोर्ड में तो क्या थोड़ा सा स्टीरियोटाइप पेपर आता है, वो सॉल्व आप कर सकते हो पुराने इक्वेशंस बना के। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो इनमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की डिमांड ज्यादा होता है, दैट मीन्स की चीज को हमें समझना जरूरी है। और इसी दौर में अपना पहला पार्ट आइसोमेरिज्म का अपन लेके चल रहे हैं और वो है स्ट्रक्चरल आइसोमर। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी सबसे पहले डिफाइन करते हैं चेन आइसोमर को। अब देखो कि कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट चेन, ये वर्ड अपने सारे सुने हुए जब आईयूपीएससी कॉमन नेम या इवन डिराइव्ड नेम भी हम पढ़ते हैं तो चेन आइसोमर जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं रिलेट होता है कार्बन चेन या लॉन्गेस्ट चेन से। लेकिन इसी में अगर कुछ फर्दर नेम्स की बात मैं करूं तो इसी को बोला जाता है न्यूक्लियर आइसोमर भी, और इसी का एक नेम होता है स्केलेटन आइसोमर। तो स्केलेटन का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड का जो ढांचा बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। स्केलेटन का भी एक रफली मीनिंग में किससे ले सकता हूं, कार्बन चेन से। अब देखो कि ये तो बात हो गई नेम की। चेन आइसोमर कब डिफाइन होंगे इसको भी अगर मैं एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखूं तो डेफिनेशन के लिए एक सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने लिया जिसमें कार्बन 5 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 12। तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ये बोल रहा है कि CnH2n+2 की कंडीशन है और इसको देख के डायरेक्टली इतना तो मैं कह सकता हूं कि ये हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन में भी कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एल्केन। तो इस एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने 5 कार्बन को एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में अरेंज कर दिया और स्ट्रेट चेन लिखा तो इसको बोला जाएगा एन पेंटेन। इसी के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा एक वेरिएशन मैंने कर दिया और वेरिएशन कुछ इस तरीके से अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं कि पहले ये विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच था, लेकिन एक ब्रांचिंग अपन इस कार्बन की फॉर्म में लेके आ गए तो ये आइसोपेंटेन हो गया। और इसी में एक थर्ड वाले पार्ट को अगर मैं और इन करा दूं तो ब्रांच एक की जगह अगर मैं 2 कर देता हूं तो 5 कार्बन के अल्केन या पेंटेन को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, नियोपेंटेन। तो पहले वाला एन पेंटेन है, दूसरा आइसोपेंटेन और तीसरे वाला क्या हो गया, नियोपेंटेन। तो इन तीनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन कहीं ना कहीं तीनों की स्ट्रक्चर क्या है ये डिफरेंट है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो एक बात तो सीधी सामने आती है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। अब देखो कि इनमें अगर मैं देखूं कि क्या एक दूसरे से डिफरेंट ये तीनों कंपाउंड शो कर रहे हैं तो डिफरेंट के नाम पे इन पे क्या है उस बात पे एक बार आके देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखा जाए कि अगर मैं आईयूपीएससी के रूल्स रेगुलेशन यूज करके एक कार्बन चेन ड्रॉ कर दूं तो कितने कार्बन की चेन यहां पे आप देख पा रहे हो, 5। सेकेंड वाले में अगर मैं कार्बन चेन बनाता हूं तो कितने कार्बन की चेन बनेगा, 4, बिकॉज एक ऐसा कार्बन या मिथाइल है जो एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तीसरे वाले में अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन बना दूं तो कितने कार्बन मेरे पास हैं, 3, और इसलिए 3 है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट आपके पास कितने हो गए,
दो हो गए। तो इन तीनों कंपाउंड्स में पहला डिफरेंस आप देख पा रहे हो कि जो कार्बन चेन का नेचर है ये एक दूसरे से डिफरेंट है। कार्बन चेन का नेचर डिफरेंट है तो ऑटोमेटिकली कौन सा नाम डिफाइन यहां पे हो चुका है, चेन आइसोमर है। तो पहली डेफिनेशन तो मैं कह सकता हूं कि अगर कंपाउंड्स में कार्बन चेन का नेचर एक दूसरे से डिफर कर जाए तो उनको आप क्या बोलोगे, वो चेन आइसोमर है। अब देखो कि कार्बन चेन के बाद में अगर मैं और कोई डिफरेंस की बात करूं तो पहले वाले स्ट्रक्चर में जिसको मैंने एन पेंटेन लिखा है, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है क्या? ये सिंपल एक स्टेट चेन है और स्टेट चेन है, इसका मतलब यहां पे सब्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी अगर मेरे से कोई पूछे तो आंसर में कितना दूंगा, 0 आएगा। सेकंड वाले में एक मिथाइल या इस कार्बन को आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच देख पा रहे हो, तो टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट की बात यहां पे की जा सकती है, ये एक हो गया। तीसरे वाले में अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट काउंट करूंगा तो क्या ये दोनों है साइड चेन ब्रांचिंग या सब्स्टिट्यूएंट, तो ये बेसिकली कितने हो गए, 2। तो इन तीनों में एक जगह सब्स्टिट्यूएंट 0 है, एक जगह 1 है और एक जगह कितना है, 2 है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है। तो एक और डेफिनेशन अपने पास आ जाता है कि अगर कंपाउंड्स में सब्स्टिट्यूएंट का नेचर या सब्स्टिट्यूएंट का नंबर एक दूसरे से डिफर कर जाए तो इनको हम किस नाम से डिफाइन करते हैं, चेन आइसोमर। तो दो डेफिनेशन अपने पास आता है, एक है कार्बन चेन का नेचर डिफरेंट हो तो चेन आइसोमर है, और एक हो जाता है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर एक दूसरे से अलग हो तो उनको भी मैं क्या बोलूंगा, चेन आइसोमर। तो दो तरीके से हमने डिफाइन कर लिया, लेकिन अगर मैं मोर करेक्ट की बात करूं तो ज्यादा करेक्ट डेफिनेशन है कि जब सब्स्टिट्यूएंट का नंबर एक दूसरे से डिफरेंट जाएगा तो उसको हम हमेशा कौन सा आइसोमर कंसीडर करेंगे, चेन आइसोमर। तो ये जो कंडीशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जब हो जाता है जब चेन के साथ अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पोजिशनल आइसोमर के। तो चेन आइसोमर क्या है, कैसे देखा जाता है, क्या डेफिनेशन बनेगा, इसको पता लगाने के बाद अब आते हैं स्ट्रक्चरल के सेकंड पार्ट पे। और सेकंड जो पार्ट है वो अपन किस नाम से पढ़ते हैं, पोजिशनल आइसोमर। तो पोजिशनल आइसोमर को हिंदी में अगर बोला जाए तो ये होते हैं स्थिति समावयवी। अब देखो कि अगर मैं पिछली चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन को यहां पे डायरेक्टली लेके आता हूं, तो जब हमने चेन में कोई चेंज किया तो चेन आइसोमर बना, तो इसके नाम से ये मालूम चलता है कि इस बार मैं चेंज करने जा रहा हूं पोजीशन में। तो पोजीशन में चेंज अगर मैं करने जा रहा हूं तो पोजीशन में बेसिकली बदलूंगा किसकी, तो पोजीशन बदलने के लिए आपके कंपाउंड में या तो पोजीशन आप फंक्शनल ग्रुप की चेंज कर दोगे, या पोजीशन चेंज करने के लिए आपके पास होते हैं मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल का मतलब कार्बन सिस्टम में दो ही हो सकते हैं, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो या तो फंक्शनल ग्रुप की आप पोजीशन बदल दोगे या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बदल दोगे, और अगर ये भी नहीं मिला तो पोजीशन बदलने के लिए आपके पास होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, जिसको आप ब्रांचिंग भी बोलते हो। तो किसी भी कंपाउंड में अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की, मल्टीपल बॉन्ड की या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदलना शुरू कर दूं तो पोजीशन के बदलने से मुझे कौन से आइसोमेरिज्म मिलेगा, पोजिशनल आइसोमर। तो ये एग्जांपल तो हमने लिए, इसके बाद देखते हैं कि इनकी पोजीशन बदल के सिंपल एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने लिया C4H8, एक आसान सही हाइड्रोकार्बन का कंडीशन है CnH2n, 1:2 का रेशियो है। तो इसको देख के ये तो लिखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इस बार ये अनसैचुरेटेड रहेगा क्योंकि इसको आप क्या बोल पा रहे हो, ये एल्कीन है। अब देखो कि इसी एल्कीन के कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ए स्ट्रक्चर मैंने इसका लिया और पहले स्ट्रक्चर में 4 कार्बन की एक स्टेट चेन बना दिया, और डबल बॉन्ड लाना है तो कहीं ना कहीं पहला बन गया ब्यूटबनीन। इसी का एक सेकंड पॉसिबल स्ट्रक्चर मैंने बना दिया कि इस बार डबल बॉन्ड को मैं पहली जगह से कहां पे शिफ्ट करके ले आया, सेकंड पे। अब देखो कि इन दोनों कंपाउंड में ये तो श्योर है कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है क्योंकि स्ट्रक्चर इनके डिफरेंट है। अगर मैं चेंज के नेचर को यहां पे ऑब्जर्व करूं तो चेंज का नेचर क्या बोलता है, चेंज का नेचर ये बोलता है कि जब आप नंबरिंग करोगे तो कितने कार्बन की चेन बनेगी, 4 की, और यहां पे जब मैं नंबरिंग करूंगा तो वापस कितने कार्बन की चेन आप क्रिएट कर पाओगे, 4। तो कार्बन चेन दोनों में सेम ही बन रहा है, दोनों में सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, इसका मतलब ये चेन आइसोमर तो नहीं है। अब देखो कि डिफरेंस इन दोनों में क्या है। एक जगह ये डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन को होल्ड कर रहा है, 1 को, और अगले वाले में ये डबल बॉन्ड किस पोजीशन को होल्ड कर रहा है, 2 को। तो आप कह सकते हो कि डबल बॉन्ड की पोजीशन वेरी हो गई।
और अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन हो गई तो ए और बी जो मैंने कंपाउंड बनाए हैं इनमें कौन सा आइसोमेरिज्म ऑलरेडी डिफाइन हो जाता है, पोजिशनल आइसोमर। तो ए और बी ये पोजिशनल आइसोमर है क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड की एक पोजीशन वेरी हो रहा है। तो पोजिशनल आइसोमर क्या है, क्लियर है पॉइंट। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदले, मल्टीपल बॉन्ड की बदले, जैसे यहां बदला, या फिर किसकी पोजीशन बदल जाए, सब्स्टिट्यूएंट की। तो चेन अपने पास डिफाइन हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हमने डिफाइन कर लिया। अब देखो कि कुछ इंटरमिक्सिंग वाली कंडीशन पढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं इसी C4H8 के। इसी ब्यूटीन का मैंने एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर बना दिया और यहां पे कार्बन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट अपन क्रिएट कर देते हैं। और अगर नेम की भी बात चले तो इसका एक कॉमन नेम हो जाएगा जिसको मैं बोल पाऊंगा आइसो ब्यूटीन। अब देखो कि ए और बी ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। अब अगर मैं सिंपल एक कंपैरिजन की बात करूं, इस बार एक मैंने ले लिया बी को और बी को मैं किससे कंपेयर करने जा रहा हूं, सी से। तो इस तरह को आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसको मान सकते हो, एक बी है और एक सी है, दो कंपाउंड हैं, दोनों में स्ट्रक्चर आप डिफरेंट देख ही पा रहे हो, इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल तो है ही है। आपके पास दो रिलेशन है इनको डिफाइन करने के लिए, या तो बी और सी ये चेन आइसोमर होंगे या फिर ये बी और सी कौन सा आइसोमर होंगे, पोजीशन। तो चलिए मुझे एक बार बताइए कि बी और सी ये चेन आइसोमर की फॉर्म में डिफाइन हो रहे हैं या ये पोजिशनल आइसोमर की फॉर्म में डिफाइन होना चाहिए। तो अब देखो कि डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो कई बार क्या अपन सिंपल तरीका अडॉप्ट करते हैं कि अपन कार्बन चेन को नंबर दे देते हैं आईयूपीएसी रूल से, और ये जो कार्बन है ये सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में नजर ही आ रहा है मुझे। तो मैं अगर बी और सी में सबसे पहले चेन को आजमा के देखता हूं कि चेन आइसोमर है या नहीं है। तो कितने कार्बन की चेन यहां पे बनी, 1 से लेके 4, और यहां कितने कार्बन की चेन बन रही है, 3 की। इस जगह एक सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन अपने को बी में तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो डेफिनेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये कौन सा आइसोमेरिक रिलेशन में डिफाइन हो पा रहे हैं, ये चेन आइसोमर है। तो चेन आइसोमर तो बी और सी मिल गए। अब देखो कि अगर मैं थोड़ा सा बुक की डेफिनेशन से चलूं तो कई बार डेफिनेशन को पूरा अगर अपन नहीं समझते तो कई कंफ्यूजन स्टेट वाली कंडीशन बनता है। जैसे अगर कोई बोले कि बी वाले कंपाउंड में इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन किस जगह आप बोल रहे थे, सेकंड कार्बन पे, और अगर मैं यहां देखूं तो डबल बॉन्ड की पोजीशन किस कार्बन पे नजर आती है, 1 पे। तो ऐसा नजर आता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन भी वेरी हो गया। और डेफिनेशन ये है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन वेरी हो तो कौन सा आइसोमेरिक रिलेशन ऑटोमेटिकली और डिफाइन हो जाता है, पोजीशन वाला। तो बी और सी में जाते ही कहीं ना कहीं अपना चेन की डेफिनेशन भी फिट बैठ रहा है, और अगर हम डेफिनेशन वाइज ही चले तो ये पोजीशन भी नजर आ रहे हैं। तो अब मेरे पास एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्रिएट होता है कि बी और सी में रिलेशन अगर मेरे कभी एग्जाम में आ जाए तो इनको मैं चेन में टिक करूं या इनको मैं पोजिशनल आइसोमर बोलूं। तो पहली बात तो है कि क्या ये दोनों आइसोमेरिज्म एक साथ हो सकती हैं क्या। तो इसके लिए सिंपल एक सॉल्यूशन है कि जब भी चेन और पोजीशन एक साथ आए तो ऐसा नहीं होता कि एक ही एग्जांपल या एक ही दो कंपाउंड में चेन भी हो और पोजीशन भी हो। इसका मतलब है कि अगर चेन है तो पोजीशन नहीं होगा, और अगर पोजीशन है तो क्या नहीं होगा, चेन। तो दैट मीन्स कि इस चीज को एक रूल की तरह आप याद रख सकते हो कि चेन एंड पोजीशन ये दोनों नाम कभी एक साथ नहीं आते। एक साथ नहीं आते इसका मतलब और लगेगा, या तो आंसर आपका चेन होगा या फिर आंसर आपका क्या होगा, पोजीशन। अब देखो कि अगर चेन आइसोमर है तो पोजीशन कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि अगर पोजिशनल है तो चेन के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है, पोजिशनल वही हो सकते हैं जो चेन में ना हो। तो रूल ये है कि चेन पोजिशनल कभी एक साथ डिफाइन नहीं होते। अगर कोई चेन आइसोमर है तो फिर वो क्या हो ही नहीं सकते, हमें किसके बारे में सोचना ही नहीं है, पोजीशन के। तो अब देखो कि वापस से अगर अपन इस क्वेश्चन पे आ जाएं तो चेन अगर बन गया है तो आंसर इसका चेन रहेगा, इसमें अपन कौन सा आंसर दे नहीं पाएंगे, पोजिशनल। तो चेन की डेफिनेशन क्या है, पोजीशन की क्या है, इसका एक आइडिया अपने को प्रॉपर्ली मिला। अब देखो कि चेन पोजीशन से कुछ जनरल क्वेश्चंस बनते हैं, हालांकि आसान है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसान हम किसी भी चीज को नहीं कह सकते, क्योंकि इन 3 आवर्स में या 2 आवर्स में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो तो अपना एक पेशेंस लेवल होता है, अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, या जिसको अपन सही वर्ड दें तो होता है टेम्परामेंट।
तो टेम्परामेंट डिसाइड करता है कि आप आसान चीजों को आसान तरीके से सोच पा रहे हो, या कई बार इजी वाली चीजों में भी अपन इधर उधर की कैलकुलेशन ऐड करके कहीं ना कहीं अपने लिए खुद के लिए कंफ्यूजन बनाते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इजी हैं। इजी जब है जब आप इन सारे कंसेप्ट को डेप्थ में समझ के चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि चेन पोजीशन की डेफिनेशन से क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एग्जाम बनाता है, या वो प्रॉब्लम्स जो थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डिंग में अपनी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 1 को लेके। अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ कंपाउंड्स अपन बनाएंगे, एक ए कंपाउंड, एक बी कंपाउंड और एक सी कंपाउंड। सिंपल, मैंने 4 कार्बन का अभी तक एक स्ट्रेट चेन बना दिया, और पहले कार्बन पे मैंने यहां पे किस फंक्शनल ग्रुप की बात कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। तो ये पेंटेनोइक एसिड हो गया। अब देखो कि यहां पे सेकंड एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया जिसमें 4 कार्बन की चेन तो एज इट इज रखा। ये जो कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप है इसको पहले कार्बन की जगह मैंने कौन से कार्बन पे शिफ्ट करा लिया, सेकंड पे। और इसी तरह का एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर बना के देखते हैं जहां पे ये सिनेरियो अपना रहेगा कि 4 कार्बन और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ए, बी एंड सी हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो सीधा नजर आता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अब देखो कि आपके पास हमें चेक करने को बोला जाएगा कि ए और बी में कौन सा आइसोमेरिज्म है, बी और सी में कौन सा आइसोमेरिज्म है, और सी और ए में भी अगर मैं कंपेयर कर लूं तो किस तरह का आइसोमेरिक रिलेशन मिलेगा। और ऑप्शन अपन दो ही रखेंगे, या तो चेन वाला आंसर मिलेगा या फिर पोजीशन, क्योंकि अभी अपन ने 2 ही नाम डिफाइन किए हैं, तो तीसरा चौथा नाम तो इनमें डिफाइन होगा भी नहीं। तो ए और बी में सबसे पहले चेक करते हैं कि ए और बी ये कौन सा आइसोमेरिक रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो ए और बी में अगर रफली सीधा सीधा मैंने स्ट्रक्चर को देख लिया तो ऐसा नजर आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप पहले एक कार्बन पे था, लेकिन अब ये शिफ्ट होके क्या सेकंड कार्बन पे आ गया। तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप का पोजीशन वेरी हो रहा है। तो अपना ध्यान किस तरफ निकल के आ रहा है कि ये क्या हो सकते हैं, पोजीशन। तो जब ये डायरेक्ट दिखे तो अपने को ऐसे क्वेश्चन से अप्रोच इस तरह का नहीं रखना, हमें थोड़ा सा उसको टाइम देना है। दैट मीन्स कि अगर मैं नंबरिंग करूं, एक कार्बन चेन बना लूं, तो फंक्शनल ग्रुप है तो इसके कार्बन को तो आप 1 नंबर दोगे। दैट मीन्स कि कितने कार्बन की यहां पे चेन क्रिएट हुआ, 5 कार्बन। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है? क्या सब्स्टिट्यूएंट नजर नहीं आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट 0 है। सेकंड में भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, तो इसका कार्बन तो हमेशा नंबर 1 ही आएगा, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर में 1 ही चलता है। तो ये 1 है, इसका मतलब यहां पे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की क्रिएट हो जाएगी, 4। तो पहले वाले में कार्बन 4 थे, लेकिन अगले वाले की लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनी। अब देखो कि क्या ये सब्स्टिट्यूएंट भी नजर आना शुरू हो गया। तो एक तो 5 कार्बन की चेन से कितने कार्बन की चेन पे हम आ गए, 4 की। सब्स्टिट्यूएंट पहले 0 थे, लेकिन अब अगर बोला जाए तो 1 है। तो ये दोनों जो एक चेंज आप देख पा रहे हो, ये दिख रहे थे ऐसे कि ये पोजीशन होंगे, लेकिन बेसिकली ये कौन सा आइसोमेरिज्म कैरी कर रहे हैं, दे आर चेन आइसोमर। अब यही कंपेयर अगर मैं करूं बी और सी में, तो अपने को स्ट्रक्चर नहीं, थोड़ा सा मेहनत करके देखना है कि ये कार्बन अगर 1 है तो कितने कार्बन की चेन मैक्सिमम बनेगा, 3 का। तो पहले वाले में 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन थी, अगले वाले में कितने की बनी, 3 की। सब्स्टिट्यूएंट पहले था 1, लेकिन अब कितने नजर आते हैं, 2। तो कार्बन चेन का नेचर भी बदल रहा है, मोर इंपॉर्टेंटली क्वांटिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी बदल रहा है। तो इनमें भी किस तरह के नेम को आगे आना चाहिए, चेन को। अब मुझे कंपेयर करना है सी को किस स्ट्रक्चर के साथ, ए के साथ। तो ए और सी इन दोनों में अपने सामने डेटा तो लिखा ही हुआ है। 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितने की हो गई, 3 की। सब्स्टिट्यूएंट 0 है, सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए, 2। तो यहां पे भी अगर सीधा सीधा आंसर अपने लिख दिया जाए तो आंसर अपन क्या बोलेंगे कि कौन सा रिलेशन ये कैरी कर रहे हैं, ये चेन आइसोमर हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इनको अपन इजी प्रॉब्लम बोलेंगे, क्योंकि बहुत हार्ड वाली चीजें होती भी नहीं है। आजकल तो नीट का जो लेवल है या आईआईटी मेंस का काफी रिलेटिवली एक इजी गोइंग पेज पे आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। तो अब देखो कि ये क्वेश्चन तो ये हो गया। अब देखते हैं कि सेकंड पॉसिबल वैरायटी, थोड़ा सा कंसेप्ट को अलग फॉर्म में अगर चेन पोजीशन के साथ जोड़ के देखा जाए। तो 1 क्वेश्चन के बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने ले लिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बोले तो साइक्लोहेक्सेन। एक कंपाउंड मैंने यहां पे ले लिया बी,
साइक्लोहेक्सेन, और इसी तरह का एक कंपाउंड यहां पे और कंपैरिजन के लिए अपन ले आएंगे, दैट विल बी सी। तो अभी तक अगर देखा जाए तो तीनों जगह मैंने साइक्लोहेक्सेन ही लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को फ्रेम करना स्टार्ट करते हैं। यहां मैंने एक ग्रुप इससे कनेक्ट कर दिया CH3, और एक और ग्रुप अगले वाले कार्बन पे भी कनेक्ट कर दिया CH3। बी वाले स्ट्रक्चर में एक CH3 को तो उसकी पोजीशन पे होल्ड करा दिया, दूसरे वाले CH3 में थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया, ए और बी अलग हो गए, और तीसरे वाले में थोड़ा सा और अपन चेंज करके हमने एक ही कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट CH2 लगा दिया CH3। तो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बनने वाले कितने कंपाउंड आपके सामने आ गए? 3 कंपाउंड, तीनों की स्ट्रक्चरल सेम है, दैट मींस की स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अब यहां पे अपने से बोला जाएगा, सबसे पहले अपन कंपेयर करके देखते हैं ए को किसके साथ, बी के साथ। और क्वेश्चन में 2 ही ऑप्शन आपके पास हैं, वैसे 4 होते हैं। अभी थोड़ा सा चैप्टर शुरू हुआ है तो 2 ही लेके चलते हैं, या तो आंसर आपका चेन होगा या फिर आंसर आपका क्या होगा, पोजीशन। तो ए और बी का डेटा एनालिसिस क्या बोलता है? सिंपल नंबरिंग अपने को करके देखना चाहिए, कितने कार्बन का चेन क्रिएट हो रहा है, 6। यहां पे भी अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो टोटल कितने कार्बन की बात मैं कर पा रहा हूं, 6 की। कार्बन चेन सेम नजर आ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट यहां पे भी कितने हैं, 2 मिथाइल। यहां पे भी सब्स्टिट्यूएंट कितने आपको नजर आ रहे हैं, 2 मिथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी बराबर होगी कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये तो श्योर है कि ये चेन तो नहीं है। अब चेन नहीं है तो डायरेक्टली हम किसके बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे, पोजीशन के बारे में। अब देखो कि सेकंड जो मिथाइल है ये 2 कार्बन पे था, ये मिथाइल अपनी पोजीशन वैरी चेंज करके कहां पे आ गया, 3 पे। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन वेरी हो गया, तो मैंने आंसर दिया कि ये कौन से रिलेशन में है, दे आर पोजिशनल। तो ये तो एक इजी गोइंग प्रॉब्लम है जो आपका नंबरिंग करते सॉल्व हो जाता है। अब देखो कि अपन यहां पे सेकंड वाले क्वेश्चन को अगर मैं एंट्री करा दूं, अब मुझे ए के साथ कंपेयर करना है, लेकिन किसको कंपेयर करना है, सी को। दैट मीन्स कि ए को मैं किसके साथ रिलेट करने जा रहा हूं, सी के साथ। तो पहला अपना तरीका नॉर्मली जो अपन यूज करते हैं कि एक लॉन्गेस्ट चेन अगर मैं बना दूं तो IUPAC बोलेगा कितने कार्बन की चेन बनी। तो पहले वाले में भी कार्बन चेन में कितने कार्बन निकल के आ रहे थे, 6। यहां पे भी मैंने पूरे रिंग पे नंबरिंग कर दिया, आंसर मेरा कितना आ रहा है, 6। तो लॉजिकली देखा जाए तो जो चेन है क्या ये सेम नजर आती है, साइक्लोहेक्सेन। तो अब अगर मैं देखूं तो ये चेन तो बराबर नजर आ रही है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट यहां पे कितने थे, 2 मिथाइल, और यहां पे क्या ओवरऑल एक ही इथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर अगर बदलेगा तो बेसिकली ये कौन से नाम से डिफाइन होता है, चेन। तो चेन आइसोमर इनको अपन कह सकते हैं, ए और सी को। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिक डेफिनेशन पे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर अपने सामने आते हैं, भाई चीजें यही हैं जो आपके एग्जाम में भी रिपीटेड टाइम्स बनते रहते हैं। तो ये कुछ वैरायटी है जिसको अपन रिलेट कर सकते हैं चेन और पोजीशन से। तो चलो अब आते हैं थोड़ा सा डिफरेंट नंबर पे। दैट मीन्स की कंसेप्ट को चेन पोजीशन तक ही रखेंगे, लेकिन देखते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटी क्वेश्चन का यहां से पूछा जाता है। तो अब क्वेश्चन का जो मीनिंग रहेगा, क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम needed for chain and positional isomer in case of एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो 3 तरह के इसने अपने को फंक्शनल ग्रुप दे दिए। एल्केन में चेन के लिए कितने कार्बन चाहिए, पोजीशन के लिए कितना, एल्कीन में चेन और पोजीशन के लिए कितना, और लास्ट में इसको किसके लिए कैलकुलेट करना है, एल्काइन के लिए। तो ये जो क्वेश्चन पूछने का एक वैरायटी है, ये अपने थोड़े से मेडिकल जो एग्जाम्स हैं नीट वाले, उनमें ज्यादा थोड़ा सा फेमस है कि ऐसे मिनिमम कार्बन को लेके चीजें पूछी जाए। अब देखो कि इस क्वेश्चन को मुझे अप्रोच करना है, तो मेरा अप्रोच होना क्या चाहिए। सबसे पहले मैं किस फंक्शन ग्रुप में चेन पोजीशन की बात करूंगा, एल्केन में। तो एल्केन में सिंपल एक हाइड्रोकार्बन है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन से मिलके ही बनेगा। अब देखो कि सबसे पहले मैं किसके लिए मिनिमम कार्बन की कोशिश करता हूं, चेन आइसोमर के लिए। तो इसके सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये कि मुझे मालूम होना चाहिए चेन आइसोमर क्या है।
तो सिंपली आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जब चेंज होंगे तो वो चेन आइसोमर होगा। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब मुझे कहीं ना कहीं ब्रांचिंग की बात करनी है। तो मिनिमम कार्बन का जब भी क्वेश्चन बने तो आपको कितने कार्बन से कहानी शुरू करनी है? एक से। क्या एक कार्बन में चेन में कोई वेरिएशन क्लियर आ सकता है क्या? नहीं होगा। तो एक आंसर नहीं है, तो मैंने बढ़ा के कितने कार्बन कर दिए? दो। दो कार्बन में भी देख रहा हूं कि चेन में कोई वेरिएशन होता नजर नहीं आ रहा है, तो अब मैंने कितने कार्बन बढ़ा दिए? तीन। तीन में भी वेरी नहीं होगा, बढ़ा के मैंने कितने कार्बन कर दिए? चार। अब देखो कि 4 कार्बन करने के बाद क्या अब एक ब्रांचिंग या सब्स्टिट्यूएंट लाने में कैपेबल हैं क्या हम? तो इसका मतलब है कि अगर मुझे चेन आइसोमेरिज्म एल्केन में बनाना है तो कम से कम कितने कार्बन का वो एल्केन होना चाहिए। तो अगर यह भी बोला जाए कि उस एल्केन में चेन आइसोमेरिज्म की कहानी कहां से स्टार्ट होती है, तो हम बोलते हैं 4 कार्बन से। और 4 कार्बन का मतलब अगर मुझे एल्केन में चेन आइसोमेरिज्म जैसी कोई बात करनी है तो ये कौन से एल्केन से बात शुरू होगी? ब्यूटेन से। अब देखो कि एल्केन में चेन की तो हमने बात कर लिया, इसमें आते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए कितने कार्बन चाहिए होंगे। अब देखो कि एल्केन में अपने आप में कोई फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, दैट मीन्स कि अगर मुझे पोजीशन वेरी करना है तो किसकी करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। और सब्स्टिट्यूएंट लाने के लिए ही मुझे कितने कार्बन की जरूरत है ये तो हम देख चुके हैं, 4 की। तो चेन के बाद पोजीशन की कहानी मिनिमम कितने कार्बन से अपन शुरू कर सकते हैं? 4 से। तो सब्स्टिट्यूएंट मैंने एक ला दिया जो इस पोजीशन को होल्ड कर रहा है, और अगर इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में वेरी कर दूंगा तो कौन से नाम का एग्जांपल बनेगा? पोजीशन। अब देखो कि अगर मैं इस कार्बन को शिफ्ट करके यहां पे ले आऊं, या इस कार्बन को शिफ्ट करके यहां पे ले आता हूं, तो अपन तो कह सकते हैं कि पोजीशन की जगह ये किसका एग्जांपल बन जाएगा? चेन का। तो इसका मतलब है कि पोजीशन में कितने कार्बन से बात नहीं बनी? 4 से। तो 4 की जगह कार्बन बढ़ा के देखते हैं। 4 से बात नहीं बनी तो मैंने कितने कार्बन की बात कर दिया? यहां पे एक कार्बन बढ़ा दिया, और एक कार्बन बढ़ाया तो कितने कार्बन पे अपन आ गए? 5 पे। अब देखो कि आपको इस मिथाइल की पोजीशन वेरी करना है, अभी ये किस नंबर पे एग्जिस्ट होता नजर आ रहा है? सेकंड पे। इसकी पोजीशन को अगर मैं एक आगे शिफ्ट कर दूं तो मुझे देख के बताओ कि कोई चेंज हुआ भी है या अभी भी आपका कंपाउंड सेम ही है? क्योंकि इस बार ये गिनती में यहां से स्टार्ट करूंगा, ये पहले भी 2 पे था, अब भी कहां पे? 2 पे। तो कंपाउंड दोनों सेम ही है, इसका मतलब अभी तक तो आइसोमर बना ही नहीं। कहीं ना कहीं आइसोमर बनाने के लिए 4 की जगह मैं 5 पे गया तो यहां पे भी पोजीशन का एग्जांपल नहीं बना। अब देखो कि इस एग्जांपल को बनाने के लिए 5 से भी काम नहीं चला तो मैं कितने कार्बन की कोशिश करता हूं? 6 की। तो सेम एग्जांपल में कार्बन बढ़ा के 4 5 के बाद आ जाते हैं अपन 6 पे। 5 कार्बन की तो मैंने चेन ले लिया, यहां पे ऐड कर दिया इस मिथाइल को। कौन से नंबर पे ये अभी आपको कनेक्टेड नजर आ रहा है? सेकंड पे। अब हम कह सकते हैं कि इस मिथाइल की पोजीशन को यहां पे अगर मैं लगा दूं तो ये किस कार्बन पे आपको नजर आता है? 3rd पे। तो पोजीशन के लिए एल्केन में अगर मैं जाऊं तो मुझे कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगा? 6 की। तो चेन के लिए 4 और पोजीशन के लिए कितना? 6। तो एल्केन में ये जो आंसर सबके हैं नॉर्मली ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये 2 3 4 5 जो भी हम आंसर निकाल रहे हैं ये सामने अपना रहेगा। तो क्लियर है कि मिनिमम की बात चले तो 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4, और डेफिनेशन को अपने को पकड़ के रखना है क्योंकि वही एक तरीका है किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने का। तो चलो एल्केन के लिए अपन ने बात कर लिया। अब बात करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपसे एल्कीन फंक्शन ग्रुप में पूछ लिया जाए तो अपना आंसर चेन पोजीशन के लिए कितना होना चाहिए? तो सबसे पहले बात करते हैं चेन की। एल्कीन बनाने के लिए ही डबल बॉन्ड आएगा, इसका मतलब एल्कीन कम से कम कितने कार्बन में बनेगा? 2 में। अब देखो कि 2 कार्बन में तो डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज नहीं कर पाऊंगा, बढ़ा के मैंने कितने कार्बन कर दिए? 3। डबल बॉन्ड की पोजीशन अब भी चेंज नहीं होगा तो मैंने बढ़ा के कितने एक और ला दिया? 4। अब कह सकते हो कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सी कहानी है भाई, इस 4 कार्बन के आने के बाद ही एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास आएगा, इसका मतलब एल्कीन में भी चेन के लिए कितने कार्बन की जरूरत पड़ी? 4 की। कहानी ब्यूटीन से स्टार्ट होगा। अब इसी एल्कीन में अगर मैं पोजीशन वेरी करने की बात करूं तो पोजीशन वेरी करने के लिए इस बार अपने पास एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 कार्बन में चेंज नहीं होगा, 3 में भी चेंज नहीं होगा, कम से कम कितने कार्बन की जरूरत हमेशा पड़ेगा? 4 की।
तो चेन हो या पोजीशन, एल्कीन कितने कार्बन से हमेशा ये शो कर देता है 4 से। तो ब्यूटीन ऐसा है एल्कीन्स में जो चेन पोजीशन को पैरेलल 4 कार्बन से यूज करेगा। अब इस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट पे आते हैं। अगर बात बन जाए एल्काइन को कितने कार्बन की नीड होना चाहिए, तो एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। पहले किसका एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं, चेन की। तो चेन के लिए ब्रांचिंग लाना पड़ेगा। अब देखो कि अपन ने 4 कार्बन के 2 कार्बन से स्टार्ट किया क्योंकि मिनिमम है, ब्रांचिंग नहीं आ सकता तो एक और कार्बन बढ़ा दिया, अब भी ब्रांचिंग नहीं हो पाएगा। तो 3 में भी नहीं हो पा रहा है, बढ़ा के अपन ने कर दिए 4। अभी भी कोई कार्बन सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में आएगा नहीं क्योंकि इस जगह तो कोई सब्स्टिट्यूएंट लग नहीं सकता। तो मैंने कितने कार्बन की बात किया, 5 की। अब देखो कि कोई सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग में क्रिएट कर पा रहा हूं क्या। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको 5 कार्बन से ऐसा बना के लिख दूं तो एक सब्स्टिट्यूएंट नजर आता है। इसका मतलब चेन के लिए एल्काइन पेंटीन पेंटाइन से स्टार्ट होगा, कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगा, 5 का। अब इसी में अगर आखिरी पार्ट एक देख लिया जाए कि पोजीशन के लिए कितने कार्बन चाहिए, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2 में नहीं बदलेगा, 3 में नहीं बदलेगा, यहां पे कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगा, 4 की। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो ये 1 2 3 प्रॉब्लम्स हमने किए। इनको अपन प्राइमरी लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह सकते हैं, एग्जाम कोई भी हो। तरीका इन चीजों को समझने का यही है। और अगर ये सब कुछ हम समझते समझाते चल रहे हैं तो ये मानो कि अब आगे ऑर्गेनिक में जब आगे चलोगे तो अपने को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। तो चलो चेन पोजीशन के रिलेटेड एक आखिरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसका मुझे जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 4 का मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम नीडेड फॉर पोजिशनल आइसोमेरिज्म। दैट मीन्स कि पिछले वाले क्वेश्चन से एक चीज अपने को बदल दी गई। पहले तो फंक्शनल ग्रुप के नेम मिले थे कि एल्केन एल्कीन एल्काइन में ही निकालना है, लेकिन अपनी मर्जी से हमें कोई भी कंपाउंड लेना है और किस आइसोमेरिज्म को डिफाइन करना है, पोजीशन। तो प्रॉपर वे में इसको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब कितने ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, 4। तो इन चारों ऑप्शन में मिनिमम सबसे पहले कि 1 कार्बन से पोजीशन बनेगा, 2 से बनेगा, 3 से बनेगा, या पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है 4 से। तो एबीसीडी में से अपने को एक आंसर पिक करना है। और जब 4 ऑप्शन अपने पास आ जाते हैं तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि सही करोगे तो प्लस मिलेंगे, लेकिन गलत करोगे तो कहीं ना कहीं माइनस स्कोर भी होता है। तो चलो एक बार मुझे बताओ एबीसीडी में से किसको एक करेक्ट आंसर माना जाए जो अपने को प्लस में स्कोर देके जाता हो। तो व्हाट विल बी आंसर ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। कंपाउंड कोई भी अपनी मर्जी से लिया जा सकता है, तो किस ऑप्शन को एक करेक्ट आंसर की फॉर्म में देखा जाए। अब देखो कि जब कंपाउंड मर्जी से सोचना है तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, किसी का भी एग्जांपल लेते हैं, और मिनिमम कार्बन की बात आए तो हमेशा कितने कार्बन से बात शुरू करना चाहिए, 1 से। अब देखो कि 1 कार्बन में ना तो मैं फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन वेरी कर पाऊंगा, मल्टीपल बॉन्ड तो 1 कार्बन में आ ही नहीं सकता, और सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, इसका मतलब 1 कार्बन में तो पोजीशन वेरी करना पॉसिबल है ही नहीं। तो ये देख के मैं इतना तो कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर 1 या ए वाला तो मेरा ऑप्शन है नहीं। तो 1 में बात नहीं बनी तो अपन कितने कार्बन को लेकर आ जाते हैं, 2 को। तो 2 कार्बन का मतलब यहां पे मैंने एक कंपाउंड लिया। अब मुझे पोजीशन वेरी करना है या तो फंक्शनल ग्रुप का, सब्स्टिट्यूएंट का, या मल्टीपल बॉन्ड। तो सिंपल कहानी है कि मैंने इस पहले वाले कार्बन पे 2 बीआर एटम लगा दिए एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो कितने कार्बन की चेन बन रही है, 2 की। 1 डाई ब्रोमो है, एक ही पोजीशन पे दोनों हेलोजन आएंगे, तो ये कौन सा हेलाइड हो रहा है, जेमिनल। इसी में दोनों की पोजीशन में थोड़ा सा एक वेरिएशन में ले आया, और इस बार बीआर को मैंने लगा दिया 1 2 पे। 1 2 का मतलब ये विसिनल वाली कंडीशन होगी, सक्सेसिव निकटवर्ती जिसको आप बोलते हो। तो जैम और विसिनल इन दोनों कंपाउंड में कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो सिंपली आप बोलोगे कि चेन आइसोमर तो ये बिल्कुल नहीं है। क्या बीआर की पोजीशन वेरी हो रहा है, पहले ये 1 1 पोजीशन थी, लेकिन अब ये पोजीशन कितनी बदल के हो गई, 1 2। तो पोजीशन बदलने के लिए, चेंज करने के लिए कितने कार्बन की नीड होना चाहिए, 2 का। तो चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर्स में ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। कुछ प्रॉब्लम मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में भी लाऊंगा, क्योंकि चेन पोजीशन दिखते आसान है
लेकिन इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इनको अपन एक्सटेंड करते हैं आगे बाकी आइसोमेरिज्म पढ़ने में। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो पहले दो पार्ट हैं ये क्लियर हैं सभी को, तो इसी तरीके से कनेक्ट रहिए।